In this lecture, we are going to discuss the first part of Unit 4. The Unit 4 is conventional and non-conventional energy sources. So first, we will start with the introduction of energy. As you all know, the energy of a body is its capacity to do work. It is measured the total amount of work that the body can do. Energy is the primary and most universal measure of all kind work by human beings and nature. Everything what happens in the world is the expression of flow of energy in one of its form. तो दुनिया में जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो क्या हो रहा है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में. किसी भी बॉडी किसी भी कार्य को करती है तो उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो क्षमता क्या है, उसकी एनर्जी होती है. ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, इट कैन बी काइनेटिक एंड पोटेंशियल, थर्मल और हीट एनर्जी. थर्ड इज केमिकल एनर्जी. फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फिफ्थ वन इज न्यूक्लियर एनर्जी. सिक्स्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. सेवंथ इज ग्रेविटेशनल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी काइनेटिक एंड पोटेंशियल. थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. केमिकल एनर्जी भी होती है, लाइक केमिकल एनर्जी जैसे जो भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऑल आर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन द सेकेंड यूनिट. तो दीज 7 आर द एग्जाम्पल ऑफ द एनर्जी. नाउ these energy we can get from the different kind of sources. So there are basically three kind of sources from where we can get different kind of energy. So first one is primary energy sources, second one is secondary energy sources, and third is supplementary sources. तो इन प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज बेसिकली क्या होता है, जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज होते हैं, दीज आर नथिंग बट द फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल मीन्स होता है खनिज. धरती में जो हम खदानों में जो हम खनन करते हैं, खनन के द्वारा जो हमें फ्यूल्स प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज से मिले हुए जो फ्यूल्स हैं, दैट इज़ नोन एज फॉसिल फ्यूल. इसमें आपका क्या क्या मिलता है हमें खदानों में, जैसे हम लोग जानते हैं कोयला मिलता है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, न्यूक्लियर एनर्जी है. तो द फ्यूल्स और एनर्जी सोर्स प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द अर्थ आर नोन एज प्राइमरी एनर्जी sources, and these type of energy sources are exhaustible energy sources, and these are not रीनेवेबल, मतलब रीन्यूएबल, ये दोबारा से नहीं बन पाएंगे. तो जो खनिज हमारे जो खनिजों से हमें मिलता है, खदानों से जो हमें मिलता है, होता क्या है कि बहुत सारी वनस्पतियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, इंसानों की हड्डियाँ हजारों लाखों साल तक धरती के नीचे दबी रहती हैं. दबे रहते रहते वो सड़ के गल के क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोयले में, पेट्रोल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में. तो अगर इसीलिए बोला जाता है कि इनको हम बहुत प्रीशियस है हमारे लिए, इनको संभल करके हमें खर्च करना है, जिससे कि इनका फ़ायदा आने वाली जनरेशन को भी मिल सके. तो इनके जो रिजर्वायर हैं वो लिमिटेड हैं. अगर हम इनको कायदे से यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी कुछ चीज़ें 30 साल में, कुछ चीज़ें 50 साल में, कुछ चीज़ें 100 साल में समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इनको दोबारा बनने में फिर से वही लाखों हजारों साल लग जाएंगे. ठीक, तो सेकंड जो एनर्जी सोर्स है दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज. तो सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज में हमारा आ गया सन, विंड, वाटर. तो सूरज हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया. अब ये क्या है, ये हमें लगातार मिलते रहेंगे, ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं. दिस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर नोन एज इनएग्जॉस्टेबल, और इनको बोलते हैं रीन्यूएबल. रीन्यूएबल, री माने बार बार, न्यू माने नया, बार बार नया, एबल बार बार नया मिलता रहेगा. हवा हमें बार बार मिलती रहेगी, पानी मिलता रहेगा, सूरज की रोशनी मिलती रहेगी. तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर नोन एज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. तो सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज हो गए हमारे सेकेंडरी फ्यूल्स प्रोड्यूस नो नेट एनर्जी, दो इट मे बी नेसेसरी फॉर इकोनॉमी, दीज मे नॉट यील्ड नेट एनर्जी. इनका एग्जाम्पल हो गया सन, विंड, वाटर. वाटर में टाइड्स. नेक्स्ट इज
supplementary sources. So third one is category is supplementary sources. Supplementary sources are defined as those whose net energy yield is zero and those requiring highest investment in terms of energy. तो इसका एग्जांपल है इंसुलेशन और थर्मल. तो एनर्जी सोर्सेस एंड देयर अवेलेबिलिटी. अब भारत में इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हमें कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है. तो पहला हमारा हो गया कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में पहला आ गया हमारा कन्वेंशनल और वी कैन से कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज. तो कन्वेंशनल और कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज में पहला हमारा हो गया फॉसिल फ्यूल, नेक्स्ट हो गया फॉसिल फ्यूल एनर्जी, नेक्स्ट इज़ हाइड्रोलिक एनर्जी एंड थर्ड इज़ न्यूक्लियर एनर्जी. तो इन फॉसिल फ्यूल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जांपल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल. These are non-renewable sources of energy. Their reserves are limited and are considered very precious. तो इनके जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं और ये बहुत प्रीशियस हैं हमारे लिए. इनको हमें संभल के यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे. तो कोयले का जो कंपोजिशन होता है, तो कोयले में कंपोजिशन में क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है और थोड़े स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड भी होता है. तो कोल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन कोल. अब इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ इंडिया में है. इट इज़ मेनली अवेलेबल इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. द बिग कोल माइंस आर एट झरिया एंड बोकारो इन झारखंड एंड एट रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. तो इंडिया में बेसिकली 4 प्रदेश में कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है. वो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश. और जो बड़ी बड़ी कोल माइंस हैं वो झरिया और बोकारो 2 जगह है जो झारखंड में है और रानीगंज एक जगह है. आप बिहार से जब बंगाल जाओगे तो पहले रानीगंज पड़ता है, फिर दुर्गापुर पड़ता है बिहार बॉर्डर से. तो आप वो रानीगंज में बड़ी बड़ी जो है कोल माइंस हैं. अब कार्बन कंटेंट के बेसिस पे कोयले को 4 हिस्से में बांटा गया है. पहला होता है पीट में कार्बन कंटेंट होता है 60%. सेकंड टाइप जो कोल होता है वो होता है लिग्नाइट, जिसको कि हम सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं, उसमें कार्बन कंटेंट होता है 70%. थर्ड इज़ बिटुमिनस. तो बिटुमिनस जो हम घरों में कोयला यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, जाड़ों में आग तापने के लिए, उसको हाउस होल्ड कोल भी कहते हैं. इसका में कार्बन कंटेंट होता है 80%. और फोर्थ इज़ है एंथ्रासाइट या हार्ड कोल. इसमें कार्बन कंटेंट होता है हमारा 90%. तो कार्बन कंटेंट के बेसिस पर कोयले को 4 हिस्सों में बांटा गया. फर्स्ट वन इज़ पीट, सेकंड इज़ लिग्नाइट और सॉफ्ट कोल, थर्ड इज़ बिटुमिनस और यू कैन से हाउस होल्ड कोल एंड फोर्थ इज़ एंथ्रासाइट और हार्ड कोल. तो ये हमारा कोयला हो गया. नेक्स्ट पेट्रोल प्रोडक्ट इज़ पेट्रोलियम. तो इट इज़ अ डार्क कलर्ड विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल. द पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. तो ये जो है क्या धरती के नीचे से जो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं या रॉक ऑयल भी इसको कहते हैं. तो जो क्रूड ऑयल होता है ये जो है मिक्सचर होता है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विथ वाटर, साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स. ये जो हमें क्रूड ऑयल मिलता है ये मिक्सचर होता है जो है हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसियस भी. तीनों फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. उनके साथ पानी होता है, उसमें साल्ट होता है और बहुत सारी धरती की इम्प्योरिटीज़ होती हैं. अर्थ से जो बहुत छोटे छोटे मटेरियल निकलते हैं जिनको इम्प्योरिटी कह सकते हैं, उनका ये कंप्लीट मिक्सचर होता है. तो कुछ जगहें जहाँ पर इंडिया में इस तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, क्रूड ऑयल मिलता है, उनमें गुजरात में 2 जगह हैं जिनमें से अंकलेश्वर है, कलोल है. फिर आसाम में रुद्रसागर है, लकवा है. फिर बॉम्बे ऑफशोर एरिया है, बॉम्बे हाई, बॉम्बे का जो समुद्र तटीय एरिया है. तो ये 3 मेनली क्षेत्र हैं, अंकलेश्वर, कलोल इन गुजरात, रुद्रसागर एंड लकवा इन आसाम एंड बॉम्बे हाई द ऑफशोर एरिया ऑफ बॉम्बे. तो यहाँ पर इनके मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है खुदाई में. तो द क्रूड पेट्रोलियम इज़ हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस इन ए फर्नेस एंड वेपर दस फॉर्म्ड आर पास्ड into a tall fractioning
column from near its bottom. As the mixture of hot vapors rises in the column, it starts getting cooled gradually. The products obtained from crude petroleums are as follows. क्या होता क्या है कि जो क्रूड ऑयल हमको मिलता है उसको प्रोसेस करते हैं हम डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम क्रूड ऑयल से हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको गर्म करके वेपोराइज करके कॉलम में डालते हैं और फिर जैसे जैसे ये इसका एक्सपेंशन होता है, ठंडा होता जाता है और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेम्परेचर इट प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम आर एज फॉलोज। तो पहला हमें जो मिलता है वो पेट्रोलियम गैस, तो ये हमें बिलो 40 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है, जिसको कि हम LPG भी कहते हैं, जो कि हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आजकल ऑटोमोबाइल में भी LPG लोग यूज़ कर ले रहे हैं। सेकेंड इज़ पेट्रोल। तो पेट्रोल जो हमें मिलता है वो 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस पर। और पेट्रोल हम कहाँ यूज़ करते हैं? लाइट व्हीकल्स, हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स में हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ केरोसिन। तो केरोसिन हमें जो मिलता है वो 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको प्रोसेस करते हैं क्रूड ऑयल को, तो हमें केरोसिन मिलता है, जो कि हम यूज़ करते हैं हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। तो जिसको हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। फोर्थ प्रोडक्ट जो मिलता है वो होता है डीजल ऑयल। तो ये हमें मिलता है 250 टू 350 डिग्री सेल्सियस पे। तो डीजल का उपयोग जैसे हम लोग जानते हैं बस, ट्रक और बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं, तो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें डीजल का उपयोग करते हैं। और गांव वगैरह में लोग खेती के लिए जो पंपिंग सेट वगैरह चलाते हैं उसमें भी डीजल यूज़ करते हैं। हम लोग शहरों में जनरेटर चलाने के लिए भी डीजल का उपयोग करते हैं। फिफ्थ प्रोडक्ट जो मिलता है दैट इज़ रेजिडुअल ऑयल। इसमें 3 चीज़ें हमें मिलती है, लुब्रिकेशन ऑयल, बी पैराफिन वैक्स एंड एसफॉल्ट। तो लुब्रिकेशन ऑयल तो टूटी ऑयल वगैरह जो हम लोग इंजन ऑयल वगैरह में यूज़ करते हैं उस तरह का लुब्रिकेशन ऑयल मिलता है। सेकंड जो मिलता है पैराफिन वैक्स, मोम हमें इसी से मिलता है। और थर्ड होता है एसफॉल्ट जैसे आपने रोड बनती है जिसको हम तारकोल बोलते हैं, ब्लैक कलर का जो होता है एसफॉल्ट। तो एसफॉल्ट का बेसिकली यूज़ होता है रोड कंस्ट्रक्शन में। और उसके बाद एक स्पेशल फ्यूल ऑयल हमें मिलता है जो कि हमें 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस में मिलता है। इस फ्यूल को हम लोग बॉयलर्स और फर्नेसेस में यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे हमें बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जैसे बॉयलर में पता है हमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जनरेट करना होता है, तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो उस टेम्परेचर को लेने के लिए एक स्पेशल फ्यूल भी इसमें से हम लोग को 350 से 400 डिग्री पे मिलता है, जिसको फ्यूल ऑयल कहते हैं। और ये हम बॉयलर और फर्नेसेस में ये यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ नेचुरल गैस। तो इट कंसिस्ट अबाउट 95% मीथेन एंड रेस्ट ईथेन एंड प्रोपेन। इट अकर्स डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आइदर एलोन और along with oil and above the petroleum deposit. It is a product of petroleum mining. जब पेट्रोलियम माइनिंग करते हैं तो हमें कुछ जगहों पे गैस मिलती है। तो ये जो गैस मिलती है इसमें 95% मीथेन होता है और रेस्ट जो 5% होता है उसमें ईथेन और प्रोपेन होता है। तो जब हम खुदाई होती है, जब माइनिंग होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, तो कुछ जगहों पे सिर्फ खाली गैस मिलती है जिसमें कि 95% मीथेन रहेगा, 5% ईथेन और प्रोपेन मिलेगा। कुछ जगहों पे हमें ऑयल भी मिलेगा और गैस भी मिलेगी। तो जब ऑयल और गैस दोनों मिलेगी तो ऑयल और गैस को वहाँ पे अलग अलग कर लिया जाएगा। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है इंडिया में वो त्रिपुरा में है, जैसलमेर में है, और ऑफशोर एरिया ऑफ बॉम्बे हाई है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये 4 जगहों पर बेसिकली त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर बॉम्बे हाई एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो है नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी इंडिया में है। द नेचुरल गैस इज़ नाउ आल्सो अवेलेबल एज CNG, ए सब्सटीट्यूशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल। अब आजकल जो है नेचुरल गैस जो है जो मिल रही है वो CNG के रूप में भी हमें मिल रही है। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप लोग देखे होंगे आजकल हमारे शहर में भी जगह जगह पेट्रोल और डीजल के पंप के साथ साथ CNG पंप स्टेशन भी बन गए हैं। मैक्सिमम ऑटो रिक्शा आपको अपनी सिटी में जो दिखेंगे वो CNG के दिखेंगे। अब बहुत सारी कारें भी आ रही हैं जो कि CNG किट लगी होती है, CNG के थ्रू चलते हैं। तो एक तरीके से ये पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट बनकर उभर रहा है। इससे क्या है, इसमें खर्चा भी कम आता है इससे गाड़ी चलाने में, और
ये पोल्यूशन भी कम करता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल। अब नेक्स्ट इसमें पार्ट है दैट इज़ हाइड्रोलिक एनर्जी और वाटर पावर। तो अब वाटर पावर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पानी अगर स्टोरेज कर रखा है कहीं हाई पोजीशन पे और वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब पानी नीचे की ओर आएगा तो अगर वो टरबाइन पे पड़ता है तो टरबाइन तेज़ी से रोटेट होती है और क्रैंकशाफ्ट के थ्रू जनरेटर से कनेक्टेड रहती है। तो जब टरबाइन की ब्लेड तेज़ी से घूमेगी और क्रैंक घूमेगा तो जनरेटर में मैग्नेटिक मूविंग कॉयल घूमेगी और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से वी कैन यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ वाटर फॉर द कन्वर्जन इनटू electricity. It is used almost exclusively for electric power generation. Potential energy of water is converted into mechanical energy by using prime moves known as hydraulic turbines. Water power is quite cheap where water is available in abundance, although capital cost of hydroelectric power plant is higher as compared to other types of power plants, but their operating costs are quite low as no fuel is required in this case. अब इसको बनाने में क्या लिमिटेशंस हैं वाटर पावर को जो हम हाइड्रोलिक पावर यूज़ करते हैं, इसका क्या है कि बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन की ज़रूरत होती है, पैसे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि इनको बनाना इतना आसान नहीं है और इन्हें ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। कहते हैं क्या मतलब कि नदी के किनारे इनको बनाएंगे और जिस नदी में करंट ज़्यादा हो, जिस नदी का बहाव ज़्यादा हो, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट जो प्लांट बनाने की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। फ्यूल कॉस्ट इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो है क्योंकि कोई फ्यूल यूज़ नहीं करते, हम वाटर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो द डेवलपमेंट रेट ऑफ हाइड्रो पावर इज स्टिल लो ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज in developing a project it will take about 6 to 10 years time for planning, investigation and construction. किसी भी नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 6 से 10 साल का टाइम लग जाता है क्योंकि हमें पहले प्लान आउट करना होता है कि किस नदी पे हमको बनाना है, नदी का कितना फ्लो है, फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन का सर्वे करना पड़ता है। आप सिविल इंजीनियर हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, सॉइल टेस्टिंग करना पड़ेगा, किस तरीके के कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन उस पर्टिकुलर एरिया के लिए है। तो ये सारी डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन वर्क में काफ़ी टाइम लग जाता है। इट विल टेक अराउंड 6 to 10 ईयर्स। सेकेंड, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत बड़े हाइड्रो पावर प्लांट बनते हैं, इनमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, मैन पावर भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो थर्ड इज देयर आर ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑन रीलोकेशन ऑफ विलेजेस इन्वॉल्व कंपनसेशन फॉर डैमेजेस। अब जैसे जहाँ पे हमें पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, नदी किनारे बनाना है, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है कि वहाँ रह रहे सैकड़ों गांव के लोग, जितने गांव उस पर्टिकुलर एरिया में आएंगे डैम बनाने से, हाइड्रो पावर प्लांट बनाने से, जो डूब जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि उत्तराखंड में एक जगह है थी पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल लगभग अब नक्शे पे समाप्त हो गया क्योंकि वहाँ पे जो डैम बनाया गया, हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया गया, तो जो पानी रोका गया, वो पानी जब रुकेगा, एक जगह से रुकेगा, तो फिर पानी दूसरी तरफ बहाव चारों तरफ फैलेगा। तो जो फैला तो आसपास का जो शहर और जो गांव था वो पूरे के पूरे डूब गए। तो इन जिन जगहों पर इस तरह के पावर स्टेशन लगाने होते हैं, वहाँ के लोगों को कंपनसेशन देना होता है। बहुत लोग का खेत होता है, घर होता है, उस हिसाब से उनको खेत देना पड़ता है, घर देना पड़ता है, मॉनेटरी टर्म में कंपनसेशन देना पड़ता है। तो ये सारे डैमेजेस कंपनसेट करने में भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फोर्थ इज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसा मैंने बताया कि इससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है। पानी जब एक जगह से रोका जाता है तो आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। जब नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डैम से धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं, उससे आसपास के एरिया में बाढ़ आने का खतरा होता है, लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है, तो जनजीवन काफ़ी लोगों का अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस तरह के इन्वायरमेंटल, निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी इस तरह से पड़ते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस the cost of development several measures have been considered as follows.
अब जो हाइड्रो पावर स्टेशन का जो डेवलपमेंट का जो कॉस्ट आता है उसको मैनेज करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ लो कास्ट टरबाइंस एंड जनरेटर। जो हम हाइड्रो पावर स्टेशन में जो हम जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, जो हम टरबाइंस यूज़ कर रहे हैं, तो आज इतना आजकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो ये कोशिश किया जाए कि ऐसे जनरेटर और ऐसे टरबाइन यूज़ किए जाएँ जिनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो, उससे भी हमें ओवरऑल कास्ट पर काफ़ी असर पड़ेगा। सेकंड इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजेस इन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो जिस पर्टिकुलर एरिया में हाइड्रो पावर स्टेशन हमारा बन रहा है, जितनी गांव की ज़मीनें उसमें जा रही हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं कुछ स्टेट में, तो उनको गवर्नमेंट क्या करती है, एक्साइज फ्री जोन कर देती है। कंपनीज जो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रही होती हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, लेकिन उनसे कहती हैं कि आपको मैं एरिया दे रहा हूँ और आप यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, उनके बीच में एक ट्रीटी होता है कि आप 75% जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो लोकल लोग को देंगे। जैसे पर्टिकुलर जिस एरिया में, अब क्योंकि उस इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन होगा, जो निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, वहाँ के लोगों पे उसका असर पड़ेगा। जिन लोगों की ज़मीनें जाएंगी, जो हायर करके गवर्नमेंट उनको देगी, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप 70 to 75% जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो आप वहीं के लोगों को दें। तो इस तरीके से जब जहाँ पे डैम बन रहा है, जहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, तो लोगों में बड़ा रोष रहता है। ठीक है, हमको पैसा मिल गया लेकिन हमारी ज़मीन चली गई, तो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है, प्लस लोगों के लिए बेनिफिशियल भी ये रहेगा कि भाई हमारी ज़मीन गई, तो हमें क्या हुआ, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली। तो पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजेस इन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इस तरह का प्रोजेक्ट का जब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसमें भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया जाए, और जब वो प्रोजेक्ट रन कर जाए, जब डे टू डे वर्किंग वहाँ पे शुरू हो जाए, तो उनमें भी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ के लोकल लोगों को दी जाए, उनको प्रायोरिटीज़ दी जाए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी बने उनमें प्रायोरिटीज़ लोकल लोगों को दी जाए, जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया के हैं जहाँ पे कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया है। थर्ड इज़ यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड टॉलरेबल सब स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट एंड प्रोजेक्ट सिविल वर्क कंपोनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज। जब प्रोजेक्ट का शुरुआत में ऐसे इक्विपमेंट यूज़ किए जाएं जो थोड़े से सब स्टैंडर्ड हों, लेकिन इतने भी सब स्टैंडर्ड ना हो कि वो उनसे हमें डैमेज हो सके, उनसे हमें ख़तरा हो सके या उनसे हमें नुकसान हो सके। ये देखते हुए कि इनसे नुकसान भी नहीं होगा और ये हमारा काम भी चल जाएगा। तो इस तरीके के जब शुरुआत की जाए किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, तो हम थोड़े सब स्टैंडर्ड टॉलरेबल ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करें, प्रोजेक्ट में ऐसे कंपोनेंट यूज़ करें जिससे कि हमें स्टार्टिंग में खर्चा कम आए। तो ये 3 मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं कि अगर कोई भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं तो जिसमें हम खर्चे में कटौती कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यूक्लियर एनर्जी and the non-conventional, or you can say the non-conventional energy sources. So we have discussed in this lecture about the conventional energy resources, or you can say the commercial energy resources. In the next lecture we will discuss the last topic related with the conventional or commercial energy resources, that is nuclear energy, and we will discuss about the non-conventional, or you can say the non-commercial energy resources, in which we will discuss about wind energy, tidal energy and solar energy in detail.